Hello students, good morning to all of you and this is your chemistry class। और इसमें हम यूनिट नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे, है ना। और कुछ क्वेश्चंस भी हर बार हर वीडियो लेक्चर के साथ आपको सेंड किए जाते हैं नोट्स के अंदर। कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, असाइनमेंट्स को सोल्व करते हैं, नोट्स को राइट डाउन करते हैं। नोट्स तो ऑलमोस्ट सभी बना रहे हैं, है ना। आई थिंक सब स्टूडेंट्स 12th क्लास में अपने कॉपी को कंप्लीट कर रहे हैं और नोट्स तो बना ही रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स इससे आगे जाके काम कर रहे हैं, क्वेश्चंस को भी सोल्व करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये सबका हार्ड टाइम चल रहा है, हर किसी का, पूरी इंसानियत ह्यूमैनिटी का ये बहुत ही हार्ड टाइम चल रहा है। और मैं स्पेशली इसीलिए ये बात मेंशन कर रहा हूँ कि आप 12th के स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं। मे बी NCERT या फिर CBSE आपके कोई डिसीजन ले या ना ले सिलेबस के ऊपर, बिकॉज दे ऑल हैव डिसाइडेड दैट ऑनलाइन क्लास शुड बी गोइंग ऑन। हर किसी ने बोल दिया है, UGC ने बोल दिया है, CBSE ने बोल दिया है, NCERT ने सजेशन दे दिया है कि आप ऑनलाइन क्लासेस ही करवाइए बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। तो आप एटलीस्ट इतना मान के चलिए, जो आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है इसको रिपीट करने का टाइम जिस फ्रीक्वेंसी से रिपीट होना चाहिए क्लास में वो नहीं मिल पाएगा। हमें सिर्फ रिवीजन का ही टाइम मिल पाए मे बी। तो इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो आपको करवाया जाता है प्लीज़ स्टडी इट एंड सिंसियरली लाइक ए क्लासरूम प्रोग्राम। वी आर टीचिंग ओनली फॉर हाफ आवर, मिनिमम हाफ आवर। द रीज़न इज दैट कि आप इसको, एक नया मेथड है ये टीचिंग का, ऑनलाइन टीचिंग, इसको अच्छे से ग्रैब कर सको, आप इसके अकॉर्डिंग फैमिलियर हो सको। इसलिए कंटेंट में भी आपका कम होता है, लेकिन एक सीरियस क्लासरूम प्रोग्राम की तरह करवाया जा रहा है इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको थोड़ा सा सीरियसली लेके करने की कोशिश करें और जो असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। यू आर फ्री टू कॉल और मैसेज टू मी और एनी टीचर। जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, असाइनमेंट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, आप मुझे सेंड कर सकते हो उसको। जैसे लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस दिए थे उनमें से 2 या 3 क्वेश्चन तो बहुत कॉमन थे जो सॉल्व नहीं हुए थे। एक क्वेश्चन था व्हाट इज द कंडक्टिविटी वाटर, व्हाट इज द कंडक्टिविटी वाटर। एक वो था कि आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लैम्डा कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आप अगर क्वेश्चन सोल्व करते हो तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव गॉट ऑल द क्वेश्चंस, यू मे हैव सम क्वेरीज। तो आप अपनी क्वेरीज को सेंड कीजिए जितना हो सके, और प्लीज़ बी सीरियस अबाउट द क्लासेस, है ना। आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत को रिजल्ट तक ले जाने के लिए थोड़ा और काम करना पड़ेगा, है ना। तो जो आपको वीडियो लेक्चर में पढ़ाया जाता है उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। नोट डाउन करने के बाद उसको एक बार पढ़ने की कोशिश करें, पढ़ें उसको और फिर क्वेश्चन सोल्व करें। अगर क्वेश्चन सोल्व हो रहा है दैट्स मीन यू हैव डन योर सिलेबस। अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द कंडक्टिविटी वाटर, व्हाट इज द कंडक्टिविटी वाटर। थोड़ा सा अपोजिट मीनिंग है इसका, ये थोड़ा सा अपोजिट मीनिंग है। कैसे? वी ऑल नो दैट वाटर इज ए ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं इस वाटर के अंदर सोल्ट डाल दूं, कौन सा सोल्ट डाल दूं? NaCl, सबसे कॉमन सोल्ट, तो इसकी कंडक्टिविटी शायद इंक्रीज हो जाती है और ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्लाइलन वाटर इज द ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो देखो कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, वाटर हैज इट्स ऑन कंडक्टिविटी। मैंने NaCl को किसके अंदर डिसॉल्व कर दिया? वाटर में। इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी बराबर होगी कंडक्टिविटी ऑफ वाटर प्लस कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर मैंने NaCl को पानी में डिसॉल्व किया है और मैं कंडक्टिविटी कैलकुलेट करता हूं तो कंडक्टिविटी ओनली NaCl की नहीं है, वो किसकी है? वाटर प्लस NaCl की। लेकिन मुझे तो किसकी कैलकुलेट करनी थी? ओनली NaCl की। तो मैं NaCl को एक ऐसे वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करूंगा जिसकी कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट कितनी हो? 0। यानी वाटर का कंट्रीब्यूशन सॉल्यूशन में कितना जाए? 0। तो किसकी कंडक्टिविटी बचेगी जो एक्सपेरिमेंटली निकल के आएगी? वो किसकी होगी? ओनली NaCl की। तो पेपर में आप कैसे लिखोगे? वाटर हुज कंडक्टिविटी इज ऑलमोस्ट 10 to 0 इज नोन एज कंडक्टिविटी वाटर एंड सच काइंड ऑफ वाटर, एक वाटर जिसकी कंडक्टिविटी किसको अप्रोच कर जाए? 0 को, दैट इज नोन एज डी आयोनाइज्ड वाटर। डी का मीन्स होता है रिमूव्ड, डी का मतलब हटा दिया, आयोनाइज्ड का मतलब है जो आयंस थे ना वाटर के अंदर वो सारे रिमूव किए जा चुके हैं। दैट काइंड ऑफ वाटर इज नोन एज डी आयोनाइज्ड वाटर और कंडक्टिविटी वाटर, है ना। और मैंने क्या डिस्कस किया था पिछली क्लास में? मैंने बताया था
अपॉन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पे कप्पा की वैल्यू, कंडक्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है। नंबर ऑफ आयंस, आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं, दैट्स व्हाई कंडक्टिविटी डिक्रीज। सेकंड चीज क्या थी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीजेस बिकॉज दे वर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, अपॉन डाइल्यूशन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। थर्ड वन वाज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, for strong electrolyte it also increases, why, ions became more free, ions became more free। ये वर्ड लिखवाया था कि जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हो टूट तो कंप्लीट जाता है अपने आयंस में, लेकिन आयन फ्री नहीं होते, डाइल्यूशन करने पे उनकी फ्रीडम क्या हो जाती है, इंक्रीज। आफ्टर दैट वीक इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस, मोर आयंस बिकेम फ्री। यहाँ पे स्टेटमेंट में एक वर्ड का चेंज है, मोर आयंस बिकेम फ्री, मतलब जितना डाइल्यूशन करोगे पार्टिकल डिसोसिएट होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट वीक है, टूटा नहीं है कंप्लीटली अभी तक, स्ट्रॉन्ग होता तो एक बार में टूट जाता। तो आयंस की संख्या क्या हो रही, कंटिन्यूअसली इंक्रीज, दैट्स व्हाई वीक की इंक्रीज करती है। अब बात ये थी कि यहाँ पे √C इधर कंसंट्रेशन बढ़ती है, इधर आने पे क्या इंक्रीज होता है, डाइल्यूशन, और यहाँ पे मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है। ये कहता है कि किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस कम होती है, लेकिन जितना आप उसको डाइल्यूट करते हो उसकी कंडक्टेंस इंक्रीज करती है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जिसपे मैक्सिमा की तरफ चली जाती है, यानी कंडक्टेंस और जो कंसंट्रेशन की लाइन है दोनों एक दूसरे के क्या हो गई, पैरेलल होगी, और ये लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं मिलेंगी, अगर मिलेंगी तो भी कितने पे जाके मीट करेंगे एक दूसरे को, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। कितने पे मीट करेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, जहां पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है। दैट्स व्हाई ये कैलकुलेट करना हमारे लिए क्या होता है, डिफिकल्ट टास्क। ये कहता है कि आपने लैम्डा मोलर कैलकुलेट करी किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कितनी पे, C पे हो जाती है, लेकिन अगर मैं इसको मेजर करना चाहूँ कितनी कंसंट्रेशन पे, 0 पे, या डाइल्यूशन कितना हो गया होगा वहां तक जाते जाते, इन्फिनिटी, कंसंट्रेशन 0 हो रही है, इसका मतलब डाइल्यूशन कितना कर दिया तुमने, इनफाइनाइट, और वो लाइन शायद मुश्किल हो जाती हमारे लिए अचीव कर पाना। क्लियर है, दैट्स व्हाई ये दिक्कत थी कि हम किसी की भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो ग्राफ होता है लाइन दोनों पैरेलल दिखाई देती है, और पैरेलल लाइंस जनरली इनफाइनाइट पे जाके मीट करती हैं। ओके, नाउ अगला टॉपिक है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं उनके अंदर, ये लास्ट टॉपिक होगा, कोलराल्ड्स लॉ। रूल का नाम है कोलराल्ड्स लॉ, एक अजीब सा नेम है, ये कोई बड़ा नाम नहीं है। कोलराल्ड्स लॉ सिंपल सा रूल है। क्या कहता है ये रूल, ये रूल कहता है कि आपके पास कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, किसी भी टाइप का आपका इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से करंट फ्लो करता है, ये सबको पता है, मुझे ये पता है। NaCl इज ए ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ओनली इन द मोल्टन स्टेट और सॉल्यूशन। सॉलिड NaCl से करंट पास नहीं होता, लेकिन NaCl को पानी में डिसॉल्व कर दो या NaCl को मेल्ट कर दो, इट बिकेम्स ए ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि NaCl किस में टूट जाता है, अपने आयंस में। यानी अगर आपको ये पता करना हो NaCl की कंडक्टिविटी कितनी है, कंडक्टेंस कितनी है, किस जगह पे कैलकुलेट करनी है, बुक में इस सिंबल को दो चीजों से दिखाया जाता है, दोनों का मीनिंग सेम है। इनफाइनाइट वर्ड का इनफाइनाइट जो दिखाई दे रहा है इसका मीनिंग है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और उस पे कंसंट्रेशन कितनी होती है, 0। तो वो जो लैम्डा इनफाइनाइट लिखे या लैम्डा 0 लिखे, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ये कहता है कि लैम्डा इनफाइनाइट पे अगर तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है कि NaCl की कंडक्टेंस कितनी है, तो वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी Na की कंडक्टेंस प्लस में किसकी कंडक्टेंस, Cl माइनस की कंडक्टेंस। क्लियर है, मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस उसके आयंस की वजह से होती है। जैसे दूसरा एग्जांपल MgCl2 किसमें टूटेगा, बताओ भाई, Mg2 पॉजिटिव और Cl माइनस, कितने क्लोरीन है, दो क्लोरीन लगा दी। अब इसकी कंडक्टेंस, किसकी कंडक्टेंस, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसकी, MgCl2 की कितनी होगी, इसकी वजह से नहीं होती, किसकी वजह से होती, उसके आयंस की वजह से। तो जोड़ दो, Mg की कंडक्टेंस को जोड़ दो इन्फिनिटी पे,
किसके अंदर जोड़ दूं, Cl माइनस की किस पे, इन्फिनिटी पे। लेकिन मैंने देखा यहाँ क्लोरीन तो कितने हैं, 2, तो 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। और देखो AlCl3 किस में टूटेगा बताओ, एल्यूमिनियम कितना आएगा 3 प्लस, प्लस में Cl माइनस कितना आएगा 3। ये भी दिक्कत आ रही हो तो देखो यहाँ कितना लिखा है 3, इसको कहाँ उठा ले जाना ऊपर। यहाँ कितना लिखा हुआ है 1, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, ये कहाँ चला जाएगा यहाँ पे। तो एल्यूमिनियम पे कितना लिख दिया 3 प्लस, क्लोरीन पे कितना आया, यहाँ से 1 था तो इधर गया तो -1। अब क्लोरीन चेक करो कितने क्लोरीन है 3, लिख दिए 3। एल्यूमिनियम कितने, 1 एल्यूमिनियम लिखो। देखा लैम्डा इनफाइनाइट किसकी निकाल रहे हो, AlCl3 की, किसके बराबर होगी, इनकी कंडक्टेंस के सम के बराबर। कितने पे, इन्फिनिटी पे, है ना। अब देखो एल्यूमिनियम कितना है 1 से मल्टीप्लाई, क्लोरीन कितने हैं 3 से मल्टीप्लाई। तो शायद इससे कुछ समझ में आया होगा कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस उसके आयंस की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, उसके आयंस की वजह से होती है ना। जैसे मैंने NaCl की कैलकुलेट करी, NaCl की किसके बराबर होगी, Na की कंडक्टेंस प्लस में क्लोरीन। MgCl2 की कैलकुलेट करी, Mg की कंडक्टेंस प्लस में Cl माइनस की, लेकिन Cl कितने थे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। AlCl3 की कैलकुलेट करी, किसके बराबर, Al की कंडक्टेंस प्लस में Cl माइनस, लेकिन Cl माइनस कितने थे 3। और देखो एग्जांपल, कोलरांस ला के और एग्जांपल्स देखो। मैंने ले लिया Na3PO4, सोल्ट क्या ले लिया Na3PO4, बताओ सोडियम प्लस बनेगा, ये मुझे पता है, PO4 माइनस बनेगा। यहाँ कितना लिखा हुआ है 3, ये इसके ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा PO4 3 माइनस, और PO4 कितना है 1, कितना है 1 प्लस, इधर 1 लिखा हुआ तो इसके ऊपर आ जाएगा Na पॉजिटिव, कितना Na 3। शायद सबको समझ आया होगा। सोडियम कितना है 3, दैट्स 3 लिखा गया। फॉस्फेट आयन 1 था, 1 फॉस्फेट लिखा, इसके नीचे 1 था, ये ऊपर जाके +1 बन गया, इसके नीचे 3 था, ये ऊपर जाके -3। सोडियम फॉस्फेट की Na3PO4 की कंडक्टेंस इन्फिनिटी डाइल्यूशन पे बराबर होगी सोडियम की कंडक्टेंस इन्फिनिटी डाइल्यूशन पे, और फॉस्फेट की कंडक्टेंस इन्फिनिटी डाइल्यूशन हो गया। लेकिन बाद में देखा मुझे तो पता चला सोडियम कितने थे 3, तो कंडक्टेंस कितने से मल्टीप्लाई 3 से, सही है। और देखो Al2SO4 होल थ्राइस करो, देखो इसको खुद करने की कोशिश करो, डिसोसिएट करो। एक और करना CH3COONA, इनको करने की कोशिश करो एक बार खुद से, डिसोसिएट करो और लिखने की कोशिश करो। हाँ जी, बनेगा कुछ, क्या बनेगा, देखो यहाँ 2, एक तो बनेगा एल्यूमिनियम और एक बनेगा SO4, पहले वाले पे प्लस और बाद वाले पे माइनस हुआ करता है। यहाँ कितना है 2, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा 2 का माइनस। यहाँ कितना लिखा हुआ है 3, ये इसके ऊपर आके क्या बन जाएगा +3। क्लियर। कितना एल्यूमिनियम 2 से गुना, कितना सल्फेट 3 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अब देखो लैम्डा इनफाइनाइट किसकी, Al2SO4 होल थ्राइस की, बराबर किसके, लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ एल्यूमिनियम प्लस लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ SO4 2 माइनस, ये 3 है तो 3 से गुना, ये 2 है तो 2 से गुना, है ना। सोडियम एसीटेट आयन प्लस में सोडियम पॉजिटिव आयन, है ना। ये किसके बराबर, CH3COONA इन्फिनिटी बराबर CH3COO माइनस इन्फिनिटी प्लस Na पॉजिटिव ऑफ इन्फिनिटी। इसके आगे 1 है 1, इसके आगे 1 है 1 से मल्टीप्लाई। ये मैंने एग्जांपल्स बता दी। अब मैं बोलता हूँ डेफिनेशन, किसी भी एग्जांपल को उठा लो, उससे रिलेट करने की कोशिश करना। ये एग्जांपल ले लिया, ये सबसे बेस्ट लग रहा है मेरे को, क्यों लग रहा है वो देखना। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस कितने डाइल्यूशन पे, इन्फिनिटी डाइल्यूशन पे, बराबर होगी किसके, सम ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ इट्स आयंस, सम ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ इट्स
ions and each multiplied by their stoichiometry coefficient. हर एक को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? उसके stoichiometry coefficients. देखो डेफिनेशन को, डेफिनेशन कहती है द मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस at infinite dilution of an electrolyte will be equals to conductance sum of the conductance of its ions. किसके बराबर होगी? कंडक्टेंस ऑफ इट्स आयंस. इसके आयंस की कंडक्टेंस के सम के बराबर होगी. एक लास्ट चीज जो छोड़ गए, एंड ईच मल्टीप्लाइड बाय स्टोक्योमेट्री कोएफिशिएंट. देखना जी स्टोक्योमेट्री कोएफिशिएंट कहां से आया? दीज आर नोन एज स्टोक्योमेट्री कोएफिशिएंट. किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस किसके बराबर होती है? सम ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ इट्स आयंस. वी हैव AX/BY टाइप इलेक्ट्रोलाइट, ब्रेक डाउन एज A प्लस B माइनस. X टाइम A और Y टाइम्स क्या बना? B. क्लियर? ये X था तो X टाइम बन गया, Y था तो Y टाइम्स बन. अब देखो कंडक्टेंस ऑफ AX/BY एट इनफाइनाइट विल बी इक्वल्स टू कंडक्टेंस ऑफ A पॉजिटिव एट इन्फिनिटी, कंडक्टेंस ऑफ B माइनस इन्फिनिटी. सम कर दिया. इसकी कंडक्टेंस को X से मल्टीप्लाई, इसकी Y. दिस विल बी द कोलराड्स लॉ डेफिनेशन. कितने लोगों को नहीं समझ में आई? एक बार फिर से सुन लो कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस उसके आयंस की कंडक्टेंस के सम के बराबर होती है और हर एक को उसकी स्टोक्योमेट्री कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया जाता है. क्लियर है जी? अब मैं बताता हूँ यार न्यूमेरिकल किस टाइप का आता है. न्यूमेरिकल में पहली टाइप जो होती है, जैसे मैथमेटिक्स में आपने क्वेश्चंस करे होंगे, एक इक्वेशन दे रखी है a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, इक्वेशन 1. दूसरी दे रखी c प्लस डी इज इक्वल्स टू a, इक्वेशन नंबर 2. दोनों इक्वेशंस को जोड़ के कोई तीसरी इक्वेशन दे रखी है, उसका रिजल्ट निकालना है. कोई थर्ड इक्वेशन मिलेगी. आपको दो इक्वेशंस को किसी से मल्टीप्लाई करना है, किसी से डिवाइड करना है, फिर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना और टारगेट इक्वेशन तक पहुंचना है. ऐसे क्वेश्चन 10th में हर किसी ने किए. आपको दो इक्वेशन दे दी जाती थी या तीन दे दी जाती थी और फोर्थ कैलकुलेट करनी थी. कैसे कैलकुलेट करनी थी? मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ एक नंबर 5 से और दोनों को जोड़ देता हूँ और जो सम आता है उसको थर्ड में से माइनस कर देता हूँ. ऐसे क्वेश्चंस बहुत करे होंगे. इस टाइप के ही क्वेश्चंस हैं. जैसे मैं एक क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ आपको. एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, टेक्स्ट में दे रखा है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है. आपको डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस दी गई है. इफ द मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl, HCl and sodium acetate are 126.4 units, 425.9 units, 91.0 Simon centimeter square mole inverse. Same unit for all. What will be the molar conductivity at infinite dilution for CH3COOH एसिटिक एसिड? उसने पूछा कि भाई ऊपर वाले तीन दे रखी हैं कंडक्टिविटी, HCl की, NaCl की और सोडियम एसीटेट की. बताओ व्हाट विल बी द कंडक्टिविटी ऑफ. ओके, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले NaCl लेते हैं. NaCl विल डिसोसिएट एज Na पॉजिटिव Cl माइनस. क्लियर है? 126.4. HCl will dissociate as H positive Cl minus 425.9. After that, sodium acetate will dissociate as sodium acetate ions plus Na positive ion 91.0. This is the value. And last one कह रहा है कि यहाँ पे CH3COOH है, जिसके लिए आपको कैलकुलेट करना है. इट विल डिसोसिएट एज दिस.
अब आपके पास ऊपर वाली 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, इन 3 इक्वेशंस का यूज करके आपको 4th इक्वेशन कैलकुलेट करनी। कैसे करोगे? देखो, इनको बोल जाओ साइड वालों के, क्योंकि कोलराज सलाह बोलता है जी कंडक्टेंस तो इनकी वजह से होती है, आयंस की वजह से। आपको एक तो ये बचा के रखना एज इट इज, और एक बचा के रखना है एज इट इज, है ना। तो मतलब आप क्या कर सकते हो, आपको एक तो Cl माइनस रिमूव करना है, पहली और दूसरी इक्वेशन को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर दो। 2 इक्वेशन नंबर 2 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दो? 1 को। इक्वेशन नंबर 2 से आप किसको सब्ट्रैक्ट कर दो? 1 को। 2 लिखी मैंने एज इट इज HCl, HCl गोज टू H पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, और NaCl लिखा इधर, ये गया यहां से Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन किसका हो गया? नीचे वाले का माइनस, प्लस Cl माइनस से माइनस का कट गया, ठीक है। ये सोडियम किसका हो गया? माइनस का, तो इसको इधर लिखूंगा मैं, Na पॉजिटिव गोज टू दी H पॉजिटिव। इन दोनों वैल्यूज को 425.9 में से आप माइनस करना 126.4, ये 5 आ गया, 15 में से 6 गया 9, और 11 में से 2 गया 9, और 299.5। सही है। बची इक्वेशन नंबर 3, इसके अंदर जोड़ देना इक्वेशन नंबर 3, ये बन जाएगी CH3COONA गोज टू दी CH3COO माइनस, प्लस में Na पॉजिटिव, यहां से कट गया, वैल्यू आ गई H पॉजिटिव प्लस में CH3COO माइनस, और 219 में ऐड कर देना 91.05, 9 और 1 10, 9 9 18 9, और 390.5। आंसर कितना हो जाएगा? 390.5। दिस विल बी आंसर 390.5 साइमोन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और पेपर में आता भी है इसका न्यूमेरिकल। किस तरीके से डील करते हैं? आपको 3 इलेक्ट्रोलाइट्स दे रखे हैं, 4th इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैल्यू पूछी गई है। क्या करोगे? तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएशन देखोगे। NaCl will dissociate as Na positive Cl minus, HCl will dissociate as H positive Cl minus, CH3COONA will dissociate as CH3COO minus plus Na positive. After that ये 3 डिसोसिएशन हो गए जी। आपका टारगेट है CH3COO माइनस, तो आप इसको भी डिसोसिएट कर लो, CH3COO माइनस प्लस H पॉजिटिव। आपको ये देखना है ये दोनों आयंस कैसे इकट्ठे आ सकते हैं, बाकी सारे हट जाएं, इन वालों को छोड़ दो, क्योंकि कोलरान लॉ में एक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस उसके आयंस की वजह से होती है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को माइनस किया तो क्लोरीन से क्लोरीन कैंसिल हो गया, और सोडियम चला गया रिएक्टेंट की साइड। जो आंसर आया उसको ऐड कर दिया इक्वेशन 3rd में, सोडियम से कट गया सोडियम, बाकी बचा H प्लस आयन और एसीटेट आयन, इन दोनों को जोड़ लिया। दिस वाज द रिक्वायर्ड वैल्यू। और इसी तरीके से साथ साथ हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। अगर किसी वैल्यू से इनको मल्टीप्लाई किया गया पूरी इक्वेशन को, तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है कितने से? 2 से, तो ये भी 2 हो जाता है, ये भी 2 हो जाता है, इस वैल्यू को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता मुझे? 2 से। आई थिंक समझ में आ गया सबको, ये कितने से मल्टीप्लाई हो जाता फिर? 2 से। ओके, क्लियर है जी? ठीक है। This was the first type of the numerical on Kohlrausch's law. अब देखो सेकंड एप्लीकेशन होती कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैलकुलेशंस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये कहता है कि मेरे पास 2 टाइप की कंडक्टेंस थी। मोलर कंडक्टेंस 2 तरीके से मेजर करी गई थी एट C कंसेंट्रेशन, किसी भी पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन पे, 0.1 मोलर पे, 0.01 मोलर पे, 0.5 पे, 0.05 पे, किसी भी XYZ कंसेंट्रेशन पे अगर मैं मोलर कंडक्टेंस मेजर करता हूं तो वो कहलाती है मोलर कंडक्टेंस एट C कंसेंट्रेशन। किसी भी पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस को मेजर किया। एक जो बहुत बार प्रॉब्लम भी आई थी आपको, मोलर कंडक्टेंस एट 0 कंसेंट्रेशन, बुक में 0 लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई मैं बार बार 0 लिख रहा हूं, एट 0 कंसेंट्रेशन। मोलर कंडक्टेंस को कहां मेजर किया? 0 कंसेंट्रेशन पे। और डाइल्यूशन में और कंसेंट्रेशन में उल्टा रिलेशन होता है, किसी को याद हो तो पहले दिन पढ़ाया था, डाइल्यूशन इज इनवर्सली टू दी कंसेंट्रेशन। अगर किसी की कंसेंट्रेशन 0 है तो इसका मतलब डाइल्यूशन कितना है? डाइल्यूशन कितना है? इनफिनिटी। इसीलिए मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी लिखा जाता है। दोनों में कहीं पे भी लिखा जाए कंफ्यूज नहीं होना है। 3 सिंबल बताए। पहला सिंबल है लैम्डा, मोलर कंडक्टेंस एट
एनी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन सी की वैल्यू 0.1 हो सकती है, 0.01 हो सकती है। समझ में आ गया? आफ्टर दैट मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन। जीरो कंसंट्रेशन मींस डाइल्यूशन कितना है? इन्फिनिटी है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी लिखा जाता है। और ये बात आपको अच्छे से क्लियर है, जितना डाइल्यूशन कर रहे थे कंडक्टेंस क्या कर रही थी? इंक्रीज। तो सी कंसंट्रेशन पे कम होगी और इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन पे कंडक्टेंस ज्यादा होती है। बताया था ना, डाइल्यूशन करते जाओ कंडक्टेंस इंक्रीज करती है। मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ क्या करती है? इंक्रीज। क्यों? क्योंकि आपके कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, इसलिए। तो ये कहता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पिछली यूनिट में पढ़ाया था, याद करो, वांट ऑफ फैक्टर से, याद करो जी, वांट ऑफ फैक्टर से अल्फा की वैल्यू निकालनी समझाई थी। एक बार एसोसिएशन डिग्री निकाली थी, एक बार क्या निकाली थी? डिसोसिएशन की। और ये भी बोला था दिए गए आयंस में से कितने आयन डिसोसिएट हो गए, दैट्स कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, दैट्स कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। और दैट इज ऑलवेज लेसर देन 1, बड़ी से बड़ी वैल्यू एक हो सकती है। Number of ions undergoes dissociation or extent of dissociation, that is known as degree of dissociation. Number of ions those undergoes dissociation is known as degree of dissociation, है ना? तो अल्फा एक क्या होगी यहाँ पे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन 1। तो अल्फा इज द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टेंसेस। नीचे लिखूंगा बड़े वाली वैल्यू और ऊपर लिखूंगा छोटे वाली वैल्यू, ताकि आंसर मेरा लेस देन 1 आए। लैम्डा मोलर एट सी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लैम्डा मोलर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट इज नोन एज, उसको क्या बोला जाएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैसे याद रखोगे? किसको नीचे लिखना, किसको ऊपर? मुझे पता है डाइल्यूशन इन्फिनिटी होगा तो वैल्यू ज्यादा होगी, और कंसंट्रेशन सी होगी तो वैल्यू क्या होगी? कंडक्टेंस की कम। तो नीचे लार्जर वैल्यू लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में क्या रखेंगे? छोटी वैल्यू, ताकि आंसर क्या है? लेस देन 1। तो नीचे इनफाइनाइट डाइल्यूशन और ऊपर किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन सी पे। दिस विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट द सोल्यूबिलिटी, वी कैन कैलकुलेट द सोल्यूबिलिटी ऑफ एनी सोल्ट इन वाटर। पर्टिकुलर सोलवेंट दे रखा है, वाटर सोलवेंट दे रखा है मेरे को यहाँ पे, और उस वाटर सोलवेंट की क्या कैलकुलेट करनी है ना, सॉरी, वाटर सोलवेंट में मुझे किसी सोल्ट की सोल्युबिलिटी निकालनी है। तो फॉर्मूला था मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन का फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, और ये भी बताया था कंडक्टिविटी अपॉन में मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई 1000 फॉर यूनिट कन्वर्जन फैक्टर, ऐसा कुछ लिखवाया था। कंडक्टिविटी अपॉन मोलैरिटी। अगर मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिख दूंगा तो कोई चेंज नहीं आना, सिर्फ यहाँ मोलैरिटी की जगह क्या आ जाएगा? नॉर्मलिटी, और यहाँ मोल की जगह क्या आएगा? इक्विवेलेंट। क्लियर? तो कहता है कि जितने आयंस सॉल्यूशन में डिजोल्व हुए हैं दैट इज इट्स सोल्यूबिलिटी। तो ये जो मोलैरिटी दिखा रखी है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? सोल्यूबिलिटी। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर सोल्यूबिलिटी। पेपर में कैलकुलेट करना भी आ सकता है कि भाई सोल्यूबिलिटी कैलकुलेट करके दिखाओ, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको सिर्फ क्या कैलकुलेट करना, वहां पे मुझे यहाँ पे मोलैरिटी की जगह क्या लिख देना है? सोल्यूबिलिटी। मोलैरिटी की जगह क्या लिख देना है यहाँ पे? सोल्यूबिलिटी। ठीक है जी। अब देखो मैं एक न्यूमेरिकल करवा देता हूं छोटा सा। दोनों फॉर्मूले हो गए, अल्फा लैम्डा मोलर एट सी डिवाइड बाय लैम्डा मोलर एट इनफाइनाइट, लैम्डा मोलर एट सी इज इक्वल्स टू के अपॉन सोल्यूबिलिटी इनटू 1000। एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे रखा है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोलर एसिटिक एसिड दे रखा है, इज कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, मोलर कंडक्टिविटी, और कंसंट्रेशन बता दी तो इसको लिख सकते हैं सी कंसंट्रेशन पे 4.95 इंटू 10⁻⁻5 साइमोन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर? कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इफ लैम्डा इनफाइनाइट, जीरो कंसंट्रेशन लिख रखी है हालांकि इसने 390.5 साइमोन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, उसने लिखा हुआ है जीरो,
लैम्डा इनफाइनाइट को लिखा हुआ है लैम्डा 0, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ क्या निकाल के दिखाना है उसको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है भाई। लैम्डा इन्फिनिटी पे कितना है या 0 पे कितना है और लैम्डा सी पे कितना है। सी पे तो ये दे रखा, इस पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन पे कितना 4.95 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड कर दो 390.5 से। दिस विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नहीं ये तो कंडक्टिविटी दे रखी है, बट उसने सॉरी इसने यहाँ पे कंडक्टिविटी दे रखी है। इसने यहाँ पे आपको क्या दे रखी है, कंडक्टिविटी। अल्फा निकालने के लिए मुझे चाहिए मोलर एट सी डिवाइड बाय मोलर एट इन्फिनिटी। मोलर एट इन्फिनिटी तो गिवन है 390.5, लेकिन क्या गिवन नहीं है मोलर एट सी। निकल सकता है, उसने कप्पा दे रखा है। मोलर एट सी इक्वल्स टू कप्पा अपॉन में मोलैरिटी इंटू 1000। मोलैरिटी 4.95 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलैरिटी 0.001028। ये वैल्यू दे रखी है, देखो एक बार समझ में आया या नहीं। और ये आंसर आ जाता है 48.15 साइमोन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल का इनवर्स। इसके बाद मुझे अल्फा निकालना है। अल्फा निकालने के लिए सी कंसेंट्रेशन वाली वैल्यू को डिवाइड कर दूंगा इनफाइनाइट वाली वैल्यू से। वैल्यू आ जाएगी 1.233। दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके जी, तो मैंने आपको आज कोलराड्स लॉ पढ़ाया और कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाए न्यूमेरिकल। आप प्लीज इनको एक बार सोल्व करके देखिए। कुछ असाइनमेंट से क्वेश्चन दूंगा, वो सोल्व करने हैं। और आपको एनसीईआरटी को स्किप नहीं करना है। एनसीईआरटी इज मैंडेटरी फॉर यू। जितना डेली पढ़ाया जाता है उसी को कवर अप करने की कोशिश करें, ठीक है, और सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।